नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत भूमि एवं लोग अर्थात भूगोल विषय पर है। इसमें आज हम लोग अध्याय 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच के दूसरे भाग का अध्ययन करने वाले हैं। चलते हैं अध्याय पर। यह है अध्याय 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। और पहले भाग के वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझे थे। यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको 6 भागों में बांटा गया है। उन 6 भागों को हम लोग एक एक करके अच्छे से विस्तार में समझने वाले हैं, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके टॉपिक का ही नाम है भौतिक विभाग यानी फिजिकल डिवीजन। कहने का मतलब है भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको आप 6 भागों में बांट सकते हैं। यही 6 भाग है: हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। अगर आप इसको मैप पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह है आपके भारत का देश का मानचित्र। और इस मानचित्र में हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। देखिए यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर भारत का पूरा विशाल मैदान है, ठीक। 3 नंबर में देखिए यहाँ पे पूरा दक्षिण का पठार है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे देखिए तटीय मैदान है, जो स्थल समुद्र से सटा हुआ है उसको तटीय मैदान कहते हैं हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए भारतीय मरुस्थल है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे इस दोनों तरफ, एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक तरफ लक्षद्वीप है, तो ये द्वीप समूह है, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी 6 भौतिक विभागों को हम लोग एक एक करके अभी अच्छे से समझने वाले हैं। पहला जो हमारा विभाग है वह है हिमालय पर्वत श्रेणी। यह हिमालय पर्वत श्रेणी है कहाँ, इसको पहले हम लोग मैप पर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह है आपके भारत देश का मानचित्र, ठीक है। और इस भारत देश के उत्तर में हिमालय है। अगर आप हिमालय का संधि विच्छेद करेंगे तो हिम जोड़ आलय होगा। हिम का मतलब होता है बर्फ़ और आलय का मतलब होता है घर, यानी बर्फ़ का घर, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रेणी जो है आप देख सकते हैं यह सिंधु नदी है, ठीक है। तो सिंधु नदी से लेके आप देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी है। यह ब्रह्मपुत्रा नदी से लेके ये सिंधु नदी के बीच तक का जो क्षेत्र है यह पूरा का पूरा क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इस हिमालय पर्वत श्रेणी में हजारों लाखों पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। अगर आप देश की बात करेंगे किस किस देश में यह हिमालय पर्वत फैला हुआ है, तो दूसरे मानचित्र में देखिए यह जो हिमालय पर्वत है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। और यह नेपाल में भी है, हमारे देश में तो है ही, भूटान में भी है, चीन में का भी इधर का जो हिस्सा है इसमें हिमालय पर्वत है, और पाकिस्तान का भी जो इधर का हिस्सा है यह सब क्या है, हिमालय पर्वत है। और अगर आप इस हिमालय पर्वत के पूरे कुल लंबाई का बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर, ठीक है। और इस 2500 किलोमीटर में देखिए यह जो हिमालय पहाड़ है यह एक अर्धवृत्त के रूप में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए अर्धवृत्त के जैसा इसका आकार है, ठीक है। और अगर इसके पूरे क्षेत्रफल की अगर आप बात करें तो इस पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी का क्षेत्रफल है लगभग 5 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसी के साथ यह विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी है। देखिए अगर इसकी चौड़ाई की आप बात करेंगे तो इसका जो चौड़ाई है यह इस तरफ जम्मू कश्मीर साइड में, लद्दाख साइड में लगभग 500 किलोमीटर चौड़ाई है इसका, ठीक है। और चौड़ाई इसका धीरे 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 इधर क्या हो गया, घटते आ गया है, ठीक। और घटते घटते यहाँ का अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो यहाँ का चौड़ाई कम है, यहाँ का चौड़ाई 160 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इधर 500 है और घटते घटते इधर आ गया है कितना, 160 किलोमीटर, ठीक। और इस पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी में बहुत बड़े बड़े शिखर है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है। उनका नाम भी देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है। यहाँ देखिए सबसे ऊंचा हिमालय का जो पर्वत है वह है माउंट एवरेस्ट। वह कहाँ है, नेपाल में है। 8848 किलोमीटर ऊंचाई है इसका। उसके बाद है K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है। यह भारत में है, इसका ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा हमारे भारत देश में है, 8598 मीटर ऊंचाई है। मकालू नेपाल में है, 8481 मीटर है इसका ऊंचाई। इसी तरह और भी पर्वत श्रेणी है, पर्वत है जो जिनका ऊंचाई दिया हुआ है, जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ठीक है। इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इतना हमको जानने का ज़रूरत नहीं है, हमको मुख्य रूप से इन्हीं 4-5 पर ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में इन्हीं सब के बारे में आता है कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। अब देखिए यह जो माउंट एवरेस्ट है यह सिर्फ हिमालय का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, हमारे पूरे पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट यह कहाँ है, नेपाल में है, ठीक। इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है 8848 मीटर। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, यह एग्जाम में आता है हमेशा, ठीक। उसके बाद देखिए K2 है
माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी इसका नाम है, यह भारत में है, इसका भी ऊंचाई दूसरे नंबर पर है 8611। और कंचनजंगा है, यह भी हमारे भारत देश में ही है, इसका भी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है 8598 मीटर। लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कहीं कहीं पे बुक में K2 हमारे भारत देश का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा शिखर है, तो कहीं कहीं पे कंचनजंगा हमारे भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को आपको हम दूर कर देते हैं। तो देखिए यह है आपके भारत देश का नक्शा, और विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो यही इसी देश नेपाल देश में है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक, और विश्व का जो सबसे दूसरा ऊंचा शिखर है वह हमारे देश में है, कहाँ है, तो यहाँ पे है, इसका नाम है K2। ठीक है, यह लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। देखिए यह पहले पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था। ठीक है, कुछ दिन पहले आप लोग समाचार में सुने होंगे कि इस पूरे जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। देखिए यहाँ से इधर लद्दाख है और यहाँ से इधर जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो आपका जो K2 है यानी गॉडविन ऑस्टिन विश्व का सबसे ऊंचा दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा शिखर जो है वह यहीं पे है। अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर यही है, इसका नाम है K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और तीसरा जो सबसे ऊंचा शिखर है वह यहाँ पे है, सिक्किम में है, इसका नाम है कंचनजंगा। ठीक, तो प्रश्न में कहीं पे कंचनजंगा रहता है और कहीं पे K2 रहता है। किताब में भी कहीं पे भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा यहाँ वाला रहता है और कहीं कहीं पे यहाँ वाला K2 रहता है, गॉडविन ऑस्टिन रहता है। ऐसा क्यों? तो असल में देखिए यहाँ से इधर का जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, यहाँ से इधर का जो क्षेत्र है अभी है हमारे भारत देश का हिस्सा, लेकिन अभी हमारे भारत देश में है नहीं। यहाँ से इधर का जो क्षेत्र है यह अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, और यहाँ से जो इधर का क्षेत्र है यह अभी चीन के कब्जे में है। ठीक, यह जो K2 है शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, यह यहीं पे पड़ता है। ठीक है, तो पाकिस्तान वाले का कहना है कि यह मेरे में है और हमारे देश का कहना है क्या मेरे में है। तो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। ठीक है, हमारे देश का हिस्सा, लेकिन यह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इसीलिए कहीं पे K2 रहता है भारत का सबसे ऊंचा शिखर, कहीं पे कंचनजंगा रहता है भारत का सबसे ऊंचा शिखर। देखिए एक बात और आप समझ लीजिए, हम चलते हैं दूसरे मानचित्र पर। देखिए यह जो है यह हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, और हिमालय के जस्ट ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी में बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर है। हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद कंचनजंगा है जो यहाँ पे हमारे देश में भारत में है। ठीक, लेकिन K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन वह हिमालय पर्वत का नहीं है, वह काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हिमालय के और आगे जाएंगे और उत्तर में तो काराकोरम श्रेणी है, और इस काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए आपके किताब में पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। उन तीनों भागों को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं। अभी पहला जो भाग है जो सबसे उत्तर में है, इसका नाम है महान हिमालय, इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। ठीक, बीच वाला जो भाग है वह लघु हिमालय है, इसको लेसर हिमालय कहते हैं, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो भाग है यह उप हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसको बाहरी हिमालय भी कहते हैं, और यह शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक। इस तरह से आपके जो पूरे हिमालय का क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला उत्तर वाला है महान हिमालय, बीच वाला है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला है उप हिमालय या शिवालिक। ठीक है, देखिए आपके हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसको महान हिमालय कहते हैं, इससे भी अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यह जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसको ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और इसका एक शिखर है जिसका नाम है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। यह भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। ठीक, और भारत का संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है नेपाल में। ठीक है, फिर इसके बाद है कंचनजंगा, यहाँ पे सिक्किम में है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर। काराकोरम का बात होगा तो K2 होगा। ठीक, और हिमालय पर्वत का बात होगा तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे कंचनजंगा। ठीक है, अब देखिए आप 3 भाग में तो बांट दिए पूरे हिमालय पर्वत को। ठीक है, सबसे ऊपर वाला महान हिमालय, बीच वाला लघु हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक। ठीक है, देखिए महान हिमालय जो है इसको महान इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े ये पर्वत शिखर हैं। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, जितने भी बड़े बड़े शिखर हैं वे सभी इसी महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक,
इसके अलावा जितने भी हिमाद्री है, यानी इसको इंग्लिश में हम ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर आप पीछे पढ़ चुके हैं, बर्फ़ का पहाड़। आपके देश में जितनी भी नदियाँ बहती है या पाकिस्तान में जितनी भी नदियाँ बहती है, वह सब कहाँ से निकलती है? वह सब किसी न किसी हिमाद्री से निकलती है, यानी ग्लेशियर से निकलती है। यह सब इसी महान हिमालय में अवस्थित है। ठीक, इसके बाद देखिए बीच का जो भाग है यह लघु हिमालय है, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। इस लघु हिमालय में पर्वत शिखर का जो ऊंचाई है वह महान हिमालय जितना बड़ा बड़ा नहीं है, इसमें थोड़ा छोटा छोटा पर्वत शिखर है। ठीक है, बहुत सारे पर्यटन स्थल है इस लघु हिमालय में, जैसे कश्मीर की घाटी, ठीक है, यहाँ पे शिमला है, ठीक, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, यह सब इसी जगह पर पड़ता है। ठीक, दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है। ठीक है, तो यह सब जो है यह सब लघु हिमालय के क्षेत्र में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सबसे नीचे वाला जो भाग है वह शिवालिक है, इसको उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस उप हिमालय में यानी शिवालिक में जो पर्वत शिखर का जो ऊंचाई है वह बहुत छोटा छोटा है, उतना बड़ा बड़ा नहीं है, यानी धीरे धीरे देखिए ऊपर से घटते आ रहा है। महान हिमालय में बहुत बड़े बड़े पर्वत शिखर थे। ठीक, फिर उसके बाद मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय में, उसके बाद उससे थोड़ा छोटे छोटे पर्वत शिखर। ठीक, उसके बाद शिवालिक में एकदम छोटे छोटे शिखर है। ठीक है, और देखिए इस शिवालिक में बहुत सारे घाटी है जिसको हम लोग दून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए देहरादून है, इसके अलावा भी बहुत सारे दून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ठीक है, बुटवाल है। देखिए आप जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारे बिहार के भी कुछ ज़िले आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ज़िले नहीं, एक ही ज़िला है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिम का जो भाग है यह पहाड़ी भाग है, यह इसी शिवालिक श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी आप सुने होंगे, बिहार में पड़ता है, और यह बिहार में इसी शिवालिक हिमालय के शिवालिक रेंज में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पूरे हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। आप समझ चुके हैं इसको अच्छे से, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को। आशा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो दोबारा आप रिपीट कर ले, फिर से देख ले। चलते हैं अब हम आगे। तो भौतिक विभाग में आप हिमालय पर्वत श्रेणी को समझ चुके हैं। हम चलते हैं उत्तर का विशाल मैदान पर। यहाँ है आपका टॉपिक उत्तर का विशाल मैदान। हम मैप पर देखते हैं तो देखिए यह है आपके भारत का नक्शा, और इस भारत के नक्शे में यह जो पूरा भाग है यह पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक है, यह मैदानी क्षेत्र है, इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसको आपके किताब में मुख्य रूप से मोटे तौर पर 4 उपभाग में बांटा गया है। वो कौन कौन सा भाग है? तो पहला भाग है आपका पश्चिमी मैदान यानी पंजाब का मैदान। ठीक है, दूसरा है देखिए यहाँ पे राजस्थान का मैदान। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है आपका गंगा का मैदान, यह तीसरे नंबर पर है, और फिर चौथे नंबर पर है यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ठीक है, तो आप मैप में देख सकते हैं यह है पूरे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है आपकी किताब में। पहला है देखिए इस तरफ पश्चिमी मैदान है, इसको पंजाब का मैदान भी कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए इधर राजस्थान का मैदान है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह जो क्षेत्र है यह गंगा का मैदान है, और उसके बाद यह ब्रह्मपुत्रा का मैदान है। ठीक है, और देखिए यह जो पूरा उत्तर का जो विशाल मैदान है, ठीक है, यह मुख्य रूप से 3 नदियों के द्वारा बना गया है। ठीक है, देखिए पहला नदी यहाँ पे है सिंधु नदी। ठीक, दूसरा है यहाँ पे देखिए गंगा नदी। ठीक, और तीसरा है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी। तो इन्हीं मुख्य 3 नदियों के द्वारा इन पहाड़ों से लाए गए मलबों से इस पूरे उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यह जो मैदान है यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। ठीक है, यहाँ बहुत से लोग बसते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा खेती होता है यहाँ पे, नदियों का पानी हमेशा मिलते रहता है। ठीक है, यहाँ ऊंचाई नीचाई नहीं है, पहाड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आसानी से लोग रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग निवास करते हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। तो अभी आप पढ़ें, इसका जो पहला भाग है वह पश्चिमी मैदान है। ठीक है, यानी पंजाब का मैदान यह इसी क्षेत्र में है। ठीक, यह जो पंजाब का मैदान है यह मुख्य रूप से इस सिंधु नदी के द्वारा बना है। ठीक है, इसी सिंधु नदी, देखिए यह बहुत सारी 5 नदियाँ हैं, और यह सभी नदियाँ एक जगह आकर मिलकर बन जाती है सिंधु नदी। और इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए पहाड़ से जो मलबे हैं उन्हीं से इस पूरे मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग पश्चिम का मैदान या पंजाब का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम पंजाब, इस पूरे क्षेत्र का नाम पंजाब इसलिए पड़ा क्योंकि यह 5 नदियों से घिरा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 नदियों का क्षेत्र है यह पंजाब। ठीक, पहले यह पूरा क्षेत्र पंजाब था, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो यह पंजाब आधा से ज़्यादा इधर पाकिस्तान में चला गया, और हमारे देश में मात्र इतना ही पंजाब बच गया।
ठीक है। तो हमारे देश का जो पंजाब है वह बहुत छोटा है पहले की अपेक्षा। पहले यह पूरा क्षेत्र पंजाब कहलाता था। इसी में देखिए एक नया शब्द भी है दोआब, आपकी किताब में दी हुई। यह दोआब है क्या? तो देखिए दो का मतलब होता है दो और आब का मतलब होता है पानी यानी नदी, ठीक है। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। जैसे देखिए यह सतलज नदी है, यह रावी नदी है, और इस दोनों नदी के बीच का जो यह क्षेत्र है यह दोआब है, ठीक। यहाँ सिंधु नदी है, यह झेलम नदी है, और इस दोनों नदी के बीच का जो यह क्षेत्र है यह दोआब है, ठीक है। तो दोआब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से पश्चिमी मैदान जो है पंजाब का मैदान, यह मुख्य रूप से इसी सिंधु नदी के द्वारा निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैदानी क्षेत्र का जो दूसरा उपभाग है यह है राजस्थान का मैदान, ठीक है। यह राजस्थान का मैदान देखिए यहीं पे है, ठीक। इसको हम लोग राजस्थान का मैदान कहते हैं। देखिए इसके बारे में आपकी किताब में क्या दिया है, यहाँ कह रहा है कि इसका देखिए राजस्थान का जो मैदान है इसका विस्तार अरावली के पश्चिम में है। यानी अभी आप नक्शे पर देखें, यहाँ देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पे अरावली है, और इसके पश्चिम में यानी यह जो क्षेत्र है यह राजस्थान का मैदान है, मरुस्थल है। यहाँ पे बालू ही बालू है यहाँ पे। इसके बारे में कह रहा है कि यहाँ यह मुख्यतः अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश है। यहाँ पे बालू है, ज़्यादा पानी नहीं है, ठीक है। बालू का स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है, और पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के पूर्वी भाग में जो पहाड़ियाँ है जो बालू से बनी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोर कहते हैं। अच्छा, लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा नदी नहीं है, लेकिन लूनी नदी है जो है यह राजस्थान में पाया जाता है। आप इसको याद रखेंगे, यह एग्जाम में भी आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इस प्रदेश में सांवर, डेगना, दिदवाना और कूचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी के झील भी है, ठीक है। कहाँ? इस राजस्थान के मैदान में, ठीक है। सांवर, डोगना, दिदवाना और कूचापन जैसे प्रसिद्ध क्या है, खारे पानी के झील यानी नमकीन झील है, ठीक। तो देखिए इस तरह से आप राजस्थान के मैदान को समझ गए अच्छे से। इससे पहले वाले में आप पश्चिमी मैदान यानी पंजाब के मैदान को भी समझ चुके हैं अच्छे से। हम चलते हैं अगले मैदान की तरफ। अगला मैदान है गंगा का मैदान, ठीक है। यह जो क्षेत्र है यह पूरा गंगा का मैदान है। यह गंगा नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है, ठीक है। और यह जो गंगा का मैदान है यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। इन 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह फैला हुआ है, ठीक है। देखिए इन 4 राज्यों में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार यहीं पे है, यहीं पे है। आप देख सकते हैं यही हमारे बिहार का मानचित्र, ठीक है। और हमारा जो बिहार है यह बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। देख सकते हैं जो मोटा वाला लाइन है यह गंगा नदी का है, ठीक। और यह जो गंगा नदी है यह हमारे पूरे बिहार को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ठीक। और देखिए इधर से जो नदियाँ आती है यह पहाड़ों से, हिमालय पहाड़ से आती है, ठीक है। और इधर से जो नदियाँ आती है इधर से भी आती है, और यह इधर की नदियाँ इधर गंगा में मिल जाती है, और इधर से आने वाली नदियाँ भी इधर गंगा में मिल जाती है, और इधर से जाते हुए आगे इधर बह जाती है, ठीक। तो देखिए नदियों का जो सिस्टम है यहाँ पे, पहले घाघरा नदी है, फिर गंडक है, गंडक के बाद देखिए यहाँ बूढ़ी गंडक है, फिर उसके बाद बागमती है, फिर कमला है, फिर कोसी है, फिर महानंदा है। तो इस तरह से ये सभी नदियाँ जो है यह उत्तर से आके कहाँ मिल जा रही है, गंगा में मिल जा रही है। ठीक उसी प्रकार देखिए दक्षिण की तरफ से सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, किउल है, अजय नदी है। यह सब नदियाँ इधर से जाके कहाँ मिल जा रही है, गंगा में मिल जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा बिहार है वह मुख्य रूप से नदियों से ही बना हुआ यहाँ का मैदान है, ठीक है। और इस जितनी भी नदियाँ हैं उसमें यह जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी के बारे में आपके किताब में दिया हुआ है कि इसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख, ठीक। और बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोसी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, और उसके बाढ़ से बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है, बहुत सारे लोगों का घर ढह जाता है, बहुत ज़्यादा क्षति होता है इससे, ठीक है। इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। तो देखिए इस तरह से यह जो यमुना नदी है यहाँ से लेकर बांग्लादेश का जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है यह गंगा का मैदान का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह से आपने तीनों क्षेत्र को पढ़ लिया। यहाँ का क्षेत्र क्या था, यह था पश्चिमी मैदान, ठीक। फिर उसका दिया है यह था राजस्थान का मैदान, और यह है पूरा आपका गंगा का मैदान, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे इस तरफ देखेंगे तो यह जो है यह ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसको पूर्वी मैदान भी कहते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से देखिए इसी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है। यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है इधर सांगपू नदी इधर है चीन में, ठीक। इधर घुस जाती है अपने भारत देश में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। और यहाँ बन जाती है यह ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर यहाँ से यह धीरे धीरे यहाँ से बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक। और इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है उसी को हम लोग ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, ठीक है।
और देखिए आपकी किताब में इसी ब्रह्मपुत्रा नदी में एक मजुली द्वीप का चर्चा है। यह है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, इसको पूर्वी मैदान भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि इस नदी के बीच स्थित मजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। अगर आप इसको मैप पर देखेंगे तो देखिए यहाँ है आपका बिहार, यह सिक्किम है और यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है और यह है असम, ठीक है। आपका जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो इधर से आ रहा है, ठीक है। और यहीं पे है मजुली द्वीप, ठीक है, यहीं पे मजुली द्वीप है। इसको हम और विस्तार से देखते हैं तो देखिए यह है आपका असम का क्षेत्र और यह है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक। और इस ब्रह्मपुत्रा नदी में देखिए यहीं पे लिखा हुआ है मजुली आइलैंड, मजुली द्वीप। यह नदी के बीच में बीचों बीच स्थित यह द्वीप है, ठीक। यह पूरे विश्व में नदियों का अगर द्वीप का बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप है मजुली द्वीप। तो यह था आपका ब्रह्मपुत्रा का मैदान यानी पूर्वी मैदान, ठीक। इस तरह से आपके किताब में जो पूरे विशाल मैदान को जो 4 उपभाग में बांटा गया है, यानी पश्चिमी मैदान यानी पंजाब का मैदान, ठीक, फिर उसके बाद राजस्थान का मैदान, फिर उसके बाद गंगा का मैदान और फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा का मैदान। इस चारों भाग को आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी मैदानी भाग में ही आप जब आके बढ़ेंगे तो देखिए लिखा है कि भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आकृतियों की भिन्नता के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। पहला है भावर, ठीक है, उसके बाद दूसरा है तराई, इसके बाद है बांगर और इसके बाद है खादर। यह चारों क्या है, इस चारों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि यह भावर क्या है, ठीक है। तो देखिए यह कह रहा है कि नदियों द्वारा पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए गए हैं। इसी निक्षेप को क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि हमारा यह पूरा हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। हिमालय 3 भाग में है, सबसे ऊपर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक, ठीक। तो सबसे नीचे वाला जो हिमालय का भाग है वह शिवालिक भाग है, ठीक। शिवालिक के बाद भावर का भाग आता है, ठीक है। भावर, यह भावर है क्या? तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक। ऊपर से नदियाँ जब बह के आती है तो इन्हीं पत्थर के टुकड़ों में समा जाती है, ठीक, समा जाती है और ख़त्म हो जाती है, पत्थर के अंदर घुस जाती है नदी, पता नहीं चलता है कहाँ गया। तो इस क्षेत्र को हम लोग भावर कहते हैं। यह 8 से 16 किलोमीटर का इसका पट्टी है, ठीक है। फिर इसके भावर के बाद हमारा अगला टॉपिक है तराई। यह तराई क्षेत्र क्या है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी आप समझे हैं कि शिवालिक से नीचे 8 से 16 मीटर का जो पट्टी, 8 से 16 किलोमीटर का जो पट्टी है वह भावर है। यहाँ पे बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है। ऊपर से जब पहाड़ों से नदी आती है तो इसी भावर में समा के लुप्त हो जाती है, ठीक। इसी भावर के बाद तराई क्षेत्र का ये आता है, ठीक। भावर के नीचे क्या है? तराई क्षेत्र है। और यह तराई क्षेत्र जो है वह दलदली क्षेत्र है, ठीक। कहने का मतलब भावर में जो नदियाँ लुप्त हो जाती है वह इन्हीं तराई क्षेत्रों से जो पानी है उस नदियों का धीरे धीरे निकलता है, ठीक। और इन्हीं तराई क्षेत्रों से यह पानी नदियों से होकर फिर इधर आके बहने लगती है, ठीक। वही यहाँ पे कह रहा है कि भावर प्रदेश में छोटी छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती है, किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियाँ या सरिताएँ पुनः प्रकट होती है और नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यह तराई कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको यह भावर क्या है और तराई क्या है, समझ गए। हम चलते हैं अगला दोनों टॉपिक भावर और ये बांगर और खादर को समझ लेते हैं, ठीक है। यह बांगर और खादर है क्या? तो देखिए यह जो पूरा गंगा का मैदान है यह मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। यह पूरा गंगा का मैदान किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से। और यह जो जलोढ़ मिट्टी है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का है। कौन कौन सा? तो पहला है बांगर और दूसरा है खादर, ठीक है। यह बांगर क्या है? तो देखिए गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, उसको हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक। और नए कछाड़ी भाग जो निचले मैदान में है जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है उसे हम खादर कहते हैं, ठीक। यानी नदियों के द्वारा जो नया मिट्टी बहा कर लाया जाता है उसको हम लोग खादर कहते हैं। और जो पहले से मिट्टी पड़ा हुआ है वहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसको हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक। तो देखिए यह है आपके बिहार की नदियाँ। बीच में गंगा नदी है और इधर से भी नदियाँ आती है और इधर से भी नदियाँ आती है, सब कहाँ मिल जाती है? गंगा में, ठीक। और यह जो नदी है यह हमेशा इसी मोटाई का नहीं रहता है, जब बाढ़ आता है तो यह नदी बहुत चौड़ा हो जाता है, ठीक।
बाढ़ आता है तो यह जितनी भी नदियाँ हैं सब बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाती है। फिर जैसे जैसे फिर बाढ़ खत्म होता है वैसे वैसे फिर ये नदियाँ छोटी हो जाती है। ठीक, तो बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँच पाता है वहाँ बाढ़ अपने साथ साथ लाए गए मिट्टी भी लाता है। बाढ़ जब आता है पानी तो खाली पानी थोड़ी आता है, वह पानी बहुत सारा मिट्टी को ढो के लाता है उधर से। ठीक, तो जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी जाता है वहाँ वहाँ नया मिट्टी पहुँच जाता है। ठीक, तो उसको खादर कहते हैं। और बीच बीच में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ का पानी कभी पहुँचा ही नहीं, कहीं पहुँच ही नहीं पाता है, तो वहाँ बहुत पहले से मिट्टी वहाँ पे जैसा का तैसा है, तो उस पुराने मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा यह बांगर क्या है और यह खादर क्या है। ठीक है, इस तरह से यह जो भौतिक आकृति की भिन्नता के आधार पर जो विशाल मैदान का 4 भाग है, बाबर, तराई, बांगर और खादर, यह क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है दक्षिण का पठार। आप पीछे हिमालय पर्वत श्रेणी को समझ चुके हैं, उत्तर का विशाल मैदान को भी समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे दक्षिण का पठार। तो देखिए यह है आपका भारत का नक्शा, और इस भारत के नक्शे में पठार कहाँ है यह हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, कितना बार बता चुके हैं। ठीक है, तो दक्षिण का पठार जो है वह कहाँ पे है, देखिए यहीं पे है। ठीक, यह जो पूरा क्षेत्र है यह पूरा दक्षिण का पठार है। यह है आपका दक्षिण का पठार। ठीक है, और दक्षिण के पठार में देखिए इसके चौहद्दी की अगर बात करें तो देखिए इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है, पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो भारत देश के मानचित्र पे देखिए, भौतिक मानचित्र पे यह है पूरा आपका दक्षिण का पठार। ठीक, और इस दक्षिण के पठार के उत्तर में देखिए यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, यहाँ अरावली श्रेणी है। ठीक है, यह उत्तर का चौहद्दी है। ठीक, अच्छा, पश्चिम में देखिए पश्चिमी घाट है और पूरब में यह पूर्वी घाट है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण का जो पठार है इसके मुख्यतः 2 भाग दिए यहाँ पे किताब में। कौन कौन सा, मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। इस दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यह जो पूरा दक्षिण का पठार है वह मुख्य रूप से 2 भागों में यहाँ पे किताब में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला है मध्य उच्च भूमि। तो देखिए यह जो क्षेत्र है यह मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, और इसके बाद इधर का जो क्षेत्र है यह डेक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। ठीक, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, और यह है मध्य उच्च भूमि। ठीक, और इस मध्य उच्च भूमि में मुख्य रूप से यह अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी है और सतपुड़ा की श्रेणी है। ठीक है, महादेव की श्रेणियाँ भी है। ठीक, महादेव की पहाड़ियाँ है। उसके बाद देखिए यह जो मध्य उच्च भूमि है इसमें मुख्य रूप से 2 पठार है। यहाँ पे देखिए मालवा का पठार है और इधर छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, अगर पॉलिटिकल मैप पर देखेंगे तो यह जो मध्य उच्च भूमि का जो पठार है यह मुख्य रूप से ये कुछ राजस्थान का क्षेत्र में है, कुछ दिल्ली के क्षेत्र है। ठीक, कुछ मध्य प्रदेश का इधर वाला क्षेत्र है, कुछ यूपी का इधर वाला क्षेत्र है। ठीक, और फिर झारखंड का कुछ क्षेत्र है और कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से इन राज्यों में आपका पठारी भाग का विस्तार है। मध्य उच्च भूमि का जो पठारी भाग है इसका विस्तार है। ठीक, उसके बाद जो डेक्कन का पठार है वह मुख्य रूप से इन राज्यों में है। जैसे देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, यह सब जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से दक्कन का पठार का क्षेत्र है। तो देखिए दक्षिण का पठार जो है इसका जो मुख्य रूप से 2 भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि में कुछ चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर ले। तो देखिए मध्य उच्च भूमि में आप मैप में देखें हैं कि हम यहाँ मुख्य रूप से 2 पठार है। पहला है मालवा का पठार और दूसरा है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, तो मालवा का पठार जो है उसमें मुख्य रूप से राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक, राजस्थान का क्षेत्र में मुख्य रूप से बहने वाली जो नदियाँ है वह है चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें मुख्य रूप से बहने वाली जो नदियाँ है वह है दामोदर नदी, सोन नदी और स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, और छोटा नागपुर का जो पठार है वह सबसे ऊंचा पठार है। यानी मध्य उच्च भूमि में यह जो 2 पठार है इसमें इधर वाला जो यह जो है यह मालवा पठार है और यह छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, तो इस दोनों में छोटा नागपुर का जो पठार है यह ऊंचा पठार है। ठीक, यही कह रहा है। इसके बाद देखिए इसी में आगे अरावली की औसत ऊंचाई 300 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। ठीक है, माउंट आबू, इसको गुरु शिखर भी कहते हैं। ठीक, यह 1722 मीटर ऊंचा है। यानी अभी तो आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि
हमारे भारत देश में जितने भी चोटियाँ हैं वह सब बड़ी बड़ी चोटियाँ वह सब कहाँ हैं, इस हिमालय में है। ठीक, लेकिन इस हिमालय को छोड़ दिया जाए अगर, तो इस तरफ की अगर पहाड़ियों का बात हो तो अरावली श्रेणी देखिए यहाँ पे है। इस अरावली श्रेणी में जो माउंट आबू है यानी गुरु शिखर, यह सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक, इसके बाद है आपका अगला टॉपिक दक्कन का पठार। ठीक है, तो दक्कन का पठार कहाँ है, तो यही है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, यह जो पूरा क्षेत्र है यह पूरा दक्कन का पठार है। ठीक, असल में यह पूरा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन इसको आपकी किताब में 2 भाग में बांट दिया है। इसको कर दिया है मध्य उच्च भूमि। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से 2 पठार है, मालवा का पठार और छोटानागपुर का पठार। उसके बाद यह जो है यह मुख्य रूप से दक्कन का पठार है। ठीक, अब देखिए इस पूरे पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुला प्लेट्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि यह देखिए तीनों बगल से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, और एक तरफ से ही स्थल से घिरा हुआ है, बाकी चारों बगल से या तीनों बगल से समुद्र से ही घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। और यह जो देखिए दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार यह मुख्य रूप से देखिए इधर पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है और इधर पूर्वी, इधर इन सब पहाड़ियों और यानी अरावली, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा की श्रेणी इत्यादि इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह सब पूरा क्षेत्र क्या है, दक्कन का पठार है। देखिए इसे मुख्य रूप से यहाँ पे ये महानदी है, गोदावरी नदी है, यहाँ कृष्णा नदी है, यहाँ कावेरी नदी है। ठीक है, तो यह सब नदियाँ हैं, बहुत सारी इसमें पहाड़ी है, छोटे बड़े पहाड़ हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप दक्षिण का पठार को भी समझ चुके हैं अच्छे से, दक्षिण का पठार। अब हमारा अगला टॉपिक है तटीय मैदान। हम समझते हैं तटीय मैदान क्या है। तो यहाँ आपका टॉपिक तटीय मैदान, इसके बारे में क्या कह रहा है कि दक्षिण के पठार के दोनों किनारों पर तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा या नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। ठीक है, इसके 2 बड़े भाग हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। मैप पर समझते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यह जो पठारी भाग है, ठीक है, इस पठारी भाग के दोनों किनारों पर क्या है, तटीय मैदान है। ठीक है, यानी यह पूरा क्षेत्र जो है, यह पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, यह तटीय मैदान का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इसके 2 बड़े भाग हैं, पढ़ चुके हैं। पहला क्या है, पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट। ठीक, पश्चिमी तट जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है और पूर्वी तट पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पश्चिमी तट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यह जो पश्चिमी तट है यह मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कोंकण कोस्ट है। ठीक है, यानी उत्तरी भाग को हम लोग कोंकण कोस्ट कहते हैं, कोंकण तट, और दक्षिणी भाग को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, मालाबार कोस्ट। ठीक, यानी ये जो पूरा पश्चिमी घाट है यह 2 भागों में है, इधर का कोंकण घाट और इधर का मालाबार, कोंकण तट और इधर का मालाबार तट। ठीक, और यह जो पूर्वी तट है यह मुख्य रूप से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और अगर आप इसके उत्तर में जाएंगे तो इसको गोलकुंडा तट कहते हैं। ठीक है, इधर गोलकुंडा तट और इधर कोरोमंडल तट। ठीक, जैसे पश्चिमी घाट में कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, वैसे ही पूर्वी भाग में भी कोरोमंडल कोस्ट और गोलकुंडा कोस्ट है। ठीक है, कोस्ट को इंग्लिश में तट कहते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और आप नोट कर ले, यह जो भारत का जो दक्षिणी सीमा रेखा है यह पूरा का पूरा समुद्र तट से घिरा हुआ है। ठीक है, और यह जो मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा रेखा है, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर पूरा जो समुद्र तट से जो घिरा हुआ है, यह पूरा जो रेखा है इसका लंबाई अगर नापिएगा तो यह लंबाई हो जाएगा पूरा 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। तो देखिए इस तरह से आपने भारत के भौतिक विभाग में दक्षिण का पठार, तटीय मैदान को भी आप समझ लिए हैं अच्छे से। हम चलते हैं भारतीय मरुस्थल पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ है आपका भारतीय मरुस्थल, और यह भारतीय मरुस्थल है कहाँ, तो यह राजस्थान के पश्चिम में है। ठीक है, देखिए यह है आपका पूरा राजस्थान। ठीक, और इस राजस्थान के पश्चिम में है, यह भारत का बहुत बड़ा मरुस्थल है, इसको थार नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कह रहा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय मरुस्थल कहते हैं या राजस्थान का मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक, यह 6 से 44 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इस पूरे मरुस्थल का अगर क्षेत्रफल पता करेंगे तो यह क्षेत्रफल है 1,04,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह शुष्क जलवायु, एकदम सूखा जलवायु रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है। ठीक है, बरसात के समय में ही कुछ नदियाँ नज़र आती है और बरसात ख़त्म होता है तो वह नदियाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो यह है हमारा पूरा भारतीय मरुस्थल। एक चीज़ और नोट कर ले कि इस मरुस्थल में एकमात्र बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है लूनी नदी। यह लूनी नदी कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द्वीप समूह। ठीक है, यह द्वीप समूह क्या है,
तो आप देख सकते हैं कि यह है हमारे पूरे भारत देश का मानचित्र, ठीक। और इस भारत देश के मानचित्र के सबसे नीचे में अगर देखेंगे तो देखिए इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक, और इधर लक्षद्वीप समूह है, ठीक। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप है और इधर लक्षद्वीप है, ठीक। इन्हीं द्वीपों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह हमारे भारत देश के जो मुख्य भूमि है उससे सटा हुआ नहीं है, समुद्र में है, ठीक है। छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे, लक्षद्वीप में भी और अंडमान निकोबार द्वीप में भी, ठीक है। अब अगर आप इस द्वीप समूह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो देखिए भारत की समुद्र की सीमा के अंतर्गत कुल द्वीप संख्या कितनी है, 1256 द्वीप है पूरा हमारे भारत देश में, माने यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को मिला के कितना है, 1256, ठीक। जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 572 को द्वीप है, ठीक, और अरब सागर में 47 को द्वीप है, ठीक है। देखिए यह बंगाल की खाड़ी है और यह अरब सागर है, ठीक। यहाँ कितना है, इसमें 572 को द्वीप है और इसमें कई को द्वीप है, इसमें 47 को द्वीप है, ठीक है। हम देखिए इस द्वीप समूह में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिख रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। बंगाली खाड़ी में जो बड़े बड़े द्वीप हैं उनको क्या कहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या करती है, दो भागों में बांटती है। इसको समझ लीजिए आप। तो देखिए यह है आपके भारत का मानचित्र और इधर है बंगाल की खाड़ी और यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और देखिए अगर आप इसको स्केल पर देखेंगे तो देखिए यहाँ यह रेखा है लॉन्गिट्यूड रेखा जो सीधा सीधा खड़ा है, ठीक, और यह जो सोया रेखा है यह सब लेटीट्यूड रेखा है, ठीक है। तो यह जो लेटीट्यूड रेखा है देखिए यहाँ पे 8 डिग्री है, यहाँ पे 12 डिग्री है, ठीक। तो 10 डिग्री यहीं से जाएगा, ठीक है। 10 डिग्री रेखा जो होगा यहीं से जाएगा और यह जो 10 डिग्री रेखा होगा इस पूरे अंडमान निकोबार को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है, ठीक है। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है। और यह कहाँ है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। देखिए यह है आपके भारत का मानचित्र और यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आप इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो देखिए सबसे नीचे देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, ठीक है। इसी ग्रेट निकोबार को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। और यह आपके भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। आपके भारत देश का सबसे दक्षिण बिंदु यहाँ पे अगर स्थल की बात हो तो यहाँ पे कन्याकुमारी होगा, ठीक। और अगर स्थल की बात नहीं हो पूरे भारत देश का बात हो तो यहाँ पे होगा इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। आशा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अरब सागर के बारे में कह रहा है कि लक्षद्वीप के बारे में कि अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है, ठीक है। अभी आप देखे हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार, और अगर अरब सागर में कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक। पूरा द्वीप समूह कैसे बना है, तो प्रवाल निक्षेप से बना है, ठीक। और 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार बटा हुआ है 2 भाग में, और 11 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। देखिए इस तरह से आप इस द्वीप समूह को भी अच्छे से समझ गए हैं। इसी तरह से आपका जो भारत का भौतिक विभाजन था 6 भागों में, हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह, इन सभी को आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा रिपीट करके देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। इसके बाद देखिए इसका अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। इन अभ्यास प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आएंगे हल करके, ठीक है। तब तक आप यह वीडियो देखें, पढ़े समझे। अगर इसको इसी वीडियो में करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ सुधार करना हो तो आप उसे भी हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपना पढ़ाई इसी तरह जारी रखें, खुश रहें। थैंक यू।